नमस्कार मित्रों। आइए तो आज की कक्षा को प्रारंभ किया जाए। हमने अपने पिछले कक्षा में क्या जाना था उसको मात्र 1 मिनट में समराइज करके आज की कक्षा को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। हमने अपने पिछले कक्षा में देखा था प्रियम्बल के बारे में और प्रियम्बल का विकास कैसे हुआ, प्रियम्बल की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, आखिर उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या बोले थे, उन सभी बातों पर हमने जाना था। उसी कड़ी में हम ये जाना था कि प्रस्तावना विशेषतः लिखित संविधान का एक अंग होता है। यह भी बताया था कि अलिखित संविधान में प्रस्तावना का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अलिखित अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिस देश में है वहाँ पे सभी लोगों का अधिकार राइट्स होंगे, ज़रूरी नहीं है कि प्रस्तावना हो। तो ये सभी बातें थी जो हमने जान लिया था। उसी संदर्भ में लिखित संविधान अलिखित संविधान का विशेषता जान लिया था कि जिस देश का संविधान का अधिकांशतः हिस्सा व्यवस्थित रूप में कोडिफाइड हो उसे हम कहेंगे लिखित संविधान। और अलिखित संविधान का मतलब कि जिस देश के संविधान का अधिकतम भाग क्या हो, राजनीतिक परंपरा आदि मूल्यों पर आधारित हो, उसे हम कहेंगे अलिखित संविधान। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे सत्ता का स्वरूप। आखिर सत्ता का स्वरूप कौन है? तो आज आप देखिए जो सत्ता का जो संप्रभु है वो कौन है? देश में लोकतांत्रिक देश में जनता होता है, यानी संप्रभु कौन है? जनता। उसी के लिए टेक्निकल भाषा में हमारे प्रस्तावना में एक भाषा का प्रयोग किया गया है, लोक प्रभुता। लोक मतलब क्या होता है? जनता। प्रभुता मतलब होता है मालिक, यानी लोक प्रभुता। यह एक भले ही टेक्निकल वर्ड है लेकिन आपको समझना ऐसी है कि लोक मतलब जनता और प्रभुता मतलब मालिक। आखिर लोक प्रभुता जो शब्द है इसका विचारक कौन थे? तो इसका विचारक रूसो था, जो कि फ्रांसीसी विचारक थे। वह कहते थे जनता की वाणी ईश्वर की वाणी, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्य रूप से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किसके हाथ में होता है? जनता के हाथ में। संप्रभु कौन होता है? जनता होता है। तो इस तथ्य को केंद्र बनाकर कौन कह रहे हैं? तो रूसो कह रहे हैं कि ईश्वर की वाणी जनता की वाणी। तो ये चीज़ को क्या करना है, आपको याद रखना है। ये मैंने आपको बता दिया कि यह कथन है। अब प्रश्न उठता है, आखिर क्यों लोक प्रभुता? अगर क्यों लोक प्रभुता, तो आपको याद रखना है कि भारतीय जो संविधान है उसमें यद्यपि लोक प्रभुता शब्द का उपयोग नहीं किया गया है प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान में लोक प्रभुता का होना अनिवार्य माना जाता है। क्योंकि भारतीय संविधान को आप पढ़ते हैं तो उसका प्रारंभ होता है हम भारत के लोग और उसका अंत होता है अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो आप आत्मार्पित किसको कर रहे हैं? आप अपने देश के जनता को सौंप रहे हैं, आप अपने देश के लोगों को सौंप रहे हैं कि भाई साहब ये दस्तावेज है, इस दस्तावेज को हम व्यवस्थित तरीके से कोडिफाइड करके हम एक संपूर्ण रूपरेखा देने का काम किए हैं कानूनी तौर पर। अतः आप इसे आगे कैसे चलाएंगे, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान जब फाइनली रूप से बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा में जब एक मीटिंग चल रही थी तो उस मीटिंग में डॉक्टर अंबेडकर कहा था कि संविधान कितनों बुरा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो अंतःगत्व वह संविधान अच्छा साबित होगा, और संविधान कितनों भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे बुरा करने वाले लोग होंगे तो वह संविधान का परिणाम होगा कि वह बुरा साबित होगा। तो ये चीज़ था जो लोगों ने किया था। तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। आगे एक के ब्रिटेन का विचारक है जिसका नाम है केसी बियर। केसी बियर कहते हैं क्या कि भारतीय संविधान में लोक प्रभुता एकमात्र भ्रम है। क्या है?
केसी बियर के अनुसार संविधान में लोक प्रभुता केवल एक भ्रम है। इसके अनुसार क्या होना चाहिए था कि हम भारत के शिक्षित और धनी लोग, जो भारतीय संविधान में लिखते हैं न कि हम भारत के लोग, उसके जगह पर होना चाहिए था हम भारत के शिक्षित और धनी लोग। अब इसका बेस क्या है, क्योंकि वह भी एक बहुत बड़े विचारक है जो विश्व के अनेक संविधानों को तुलनात्मक अध्ययन करते हुए यह देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में लिखा गया है हम भारत के लोग, ऐसा क्यों। तो उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं आखिर इसका तर्क क्या है। जब केसी बियर ऐसा बोले तो हमने कहा ऐसा क्यों। तो केसी बियर ने कहे बताओ संविधान किसने बनाया। तो संविधान सभाओं ने बनाया। ठीक, अब संविधान सभा के लोगों का चुनाव कैसे हुआ था। तो इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया था। अब इसका चुनाव कौन किए थे। तो इसका चुनाव जो प्रत्यक्ष रूप से जो संविधान सभा के लोगों का चुनाव हुआ था, उसका चुनाव किया था प्रांतीय विधान मंडल के मीन्स स्टेट लेजिस्लेचर के जो कुछ मेंबर थे उन लोगों ने किया था। अब प्रश्न आया कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो सदस्य थे उसका चुनाव किसने किया था। तो उसका चुनाव किया था उस समय के कुछ धनी लोग और शिक्षित लोग, और मुख्य रूप से धनी लोग वही थे जो ब्रिटिश तालमेल से ताल्लुक़ा रखते थे, और शिक्षित भी वही थे जो ब्रिटिश पैटर्न पर एजुकेशन लिए थे। तो उस समय का यह पैमाना था। और आखिर पैमाना ऐसा क्यों था, क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का व्यवस्था थी नहीं, सभी को वोट डालने का राइट था नहीं। तो इस आधार पर केसी बियर कह रहे हैं कि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम भारत के जगह पर होना चाहिए था हम भारत के शिक्षित और धनी लोग। अतः हम कहेंगे, इन सभी बातों को जब पुष्टि कर लेंगे तब हम यह कहेंगे कि फिर भी केसी बियर की जो मत है वो गलत है। गलत कैसे है उसके बारे में जानेंगे। अब मान लिया जाए कि हम लिखे हम अपने संविधान में हम भारत के लोग, तो ये गलत है। तो आप सिद्ध कीजिए, तर्क दीजिए कि ये कैसे गलत है। तो ऐसे में हम तर्क देते हुए कहेंगे कि ठीक है, केसी बियर ने एक आरोप लगाया, लेकिन जब 1952 का पहला आम चुनाव हुआ तो इस आम चुनाव में अधिकतर वही लोग कैंडिडेट्स थे जो संविधान सभा में गए थे, एका दुका को छोड़कर। तो इन लोगों को 1952 के आम चुनाव में भारतीय मूल के नागरिकों के द्वारा प्रचंड बहुमत से विजय हासिल हुआ। तो कहीं ना कहीं उन प्रतिनिधियों के मन में भारतीय नागरिकों के लिए एक आदर्श का भाव रहा होगा, और इन लोगों के लिए भी उनके लिए एक आदर्श का भाव रहा होगा। यानी कि संविधान सभा में जो लोग गए थे उनके लिए भारतीय नागरिकों के व्यक्तियों के दिल में एक आदर्श अनुकरणीय का भाव रहा होगा। तो ये चीज़ थी जो मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखें तो आपको समझ में आएगा कि और किस हिसाब से केसी बियर की मत गलत हो सकता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी हमारे देश में, और जब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया तो बहुत सारे लोग थे जिसका चुनाव आसानी में हुआ। फिर केसी बियर का विचार इस तरह से क्या है, सही नहीं है, हम बता देंगे। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में लोक प्रभुता का होना क्या माना जा सकता है। ये फिर मैंने बताया 1952 के आम चुनाव वाली बातें, इसके बारे में 2 लाइनें बता देंगे, और फिर लास्ट में हम कह देंगे कि अतः जितना भी प्रतिनिधि थे वह पूर्ण बहुमत से विजय हासिल किए थे 1952 के आम चुनाव में। यानी कि भारतीय मूल के व्यक्तियों में उसके लिए सम्मान का भाव था, अर्थात इसीलिए वो क्या रहे, विजयी रहे। तो ये सारी बातें बता देंगे। तो मुख्य रूप से यही बात था जो आपको समझ में आया होगा केसी बियर के जो आखिर क्या विचार है, वो क्या दे रहे हैं, मतलब देश के नागरिकों के बीच में, वो सभी बातें आपको समझ में आ गया होगा। केसी बियर क्या है, तो यह
एक ब्रिटेन का विद्वान है और यह विश्व के बहुत सारे जो संविधान है उसका तुलनात्मक अध्ययन किया है और तुलनात्मक अध्ययन करते हुए यह बता रहे हैं कि इस तरह से हम कह रहे हैं कि आपका जो संविधान है वो उसमें प्रस्तावना में लिखी गई बातें जो हम भारत के लोग हैं उसके जगह पर हम भारत के शिक्षित और धनी लोग होना चाहिए था। ये सभी बातें हैं जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको ये वाले लाइन को एक बार 1 मिनट में अगर समराइज कर दे तो आपको समझ में आएगा कि जो लोक प्रभुता का विचार है ये विचार देने वाला व्यक्ति है फ्रांस का जिसका नाम है रूसो। रूसो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, एक वैचारिक पुनर्जागरण और प्रबोधन से इनलाइटमेंट की ओर गया हुआ व्यक्ति था जिन्होंने यूरोपीय स्तर पर लोगों में यह चेतना विकसित किया कि हर व्यक्ति के जीने के तौर तरीकों में समता, समानता और स्वतंत्रता का भाव प्रकट होना चाहिए, अर्थात लोकतांत्रिक देश में जनता का एक अधिकार होना चाहिए। इसीलिए टेक्निकली नाम दिया लोक प्रभुता। और फिर उन्होंने कथन भी दिया कि लोक प्रभुता मतलब क्या, लोक मतलब जनता और प्रभुता मतलब मालिक। और कथन देते हुए कहा कि जनता का वाणी ईश्वर का वाणी होता है, यानी जनता का जो वाणी है वो ईश्वर का वाणी है, क्योंकि जनता के माध्यम से ही संप्रभु निहित होता है और संप्रभु का इस्तेमाल करते हुए लोग क्या करते हैं, अपनी गतिविधियों का निर्वहन करते हैं। फिर वही बताया कि आखिर लोक प्रभुता क्या है। तो लोक प्रभुता आखिर क्या है, तो उसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने कहा कि भारतीय संविधान में लोक प्रभुता शब्द का उल्लेख कहीं नहीं मिलता है भारतीय संविधान में। यानी अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसमें भारतीय संविधान में जो लोक प्रभुता है उसका उल्लेख मिलता ही नहीं है। आप पूरा प्रियम्बल पढ़ लीजिएगा तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में दूर दूर तक या ना के बराबर या नहीं है। क्या नहीं है, तो लोक प्रभुता, क्योंकि उसमें शब्द लिखा है उद्देशिका, लेकिन उद्देशिका में क्या क्या उद्देश्य है इस बात का वर्णन किया गया है, लेकिन जो लोक प्रभुता है इसका वर्णन नहीं किया गया है। अर्थात आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लोक प्रभुता शब्द का अभाव है, किंतु ये टेक्निकली रूप से देखिएगा तो लोक प्रभुता का होना अनिवार्य माना जाता है और है, लेकिन उसको गहरी परीक्षण कीजिएगा तो यह भाषा आपको नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोक प्रभुता शब्द का उल्लेख नहीं है। लेकिन फिर भी जब भारतीय संविधान के प्रस्तावना को पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या मिलता है, हम भारत के लोग, और जब उसका अंत करते हैं तो अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो आत्मार्पित हम किसको कर रहे हैं, अपने देश के लोगों को सौंप रहे हैं, अपने देश के जो संप्रभु संपन्न जनता है उसको सौंप रहे हैं। यानी पूरे संविधान सभा में जितने लोग थे उन लोगों ने कहा कि यह मैंने बनाकर कानूनी दस्तावेज पूरा किया, अब इसको लागू करने का जो क्रेडिट है वो आपको जाता है। उसी में डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत अच्छी भाषा बोले थे कि संविधान कितनों भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो अंतःगत्वा वह जो संविधान है बुरा साबित होगा, और यदि कितनों भी संविधान बुरा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग सही होंगे तो अंतःगत्वा उसका जो परिणाम है सही निकलेगा। तो ये पूर्ण रूप से जो रूसो का एक जो विचारक थे उसका आइडियोलॉजी को दर्शाता है, उनकी सारी गतिविधियों को दर्शाता है। तो इस प्रकार आज की सभा को यहीं पे स्टॉप किया जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।